तो मेरे साथ मौजूद हैं जनाब नौशाद अंसारी साहब, और आज का जो मुद्दा है वो अंसारी साहब जो है अपने आप बताएंगे। केजरीवाल के ऊपर जो देख रहे हैं, जो आजकल हालात चल रहे हैं, ईडी का प्रहार चल रहा है, जो ईडी जहाँ जहाँ जिसको उठा रही है उसमें सबसे पहला नाम आजकल जो चर्चाओं में है वो आम आदमी पार्टी के मुखिया केजरीवाल जी का है। उसके बारे में बातचीत करेंगे। सर जैसे हम देख रहे हैं कि ये सरकारों के बीच वर्चस्व की जो लड़ाई है, लेकिन क्या लगता है, मैं अभी बहुत सारी वीडियोस देख रहा था, राजू रंजन जी है जो चलते चलते लोगों का हाल पूछते हैं, बहुत सी खबरें जो है आम आदमी तक पहुंचती नहीं। जो गांव देहात का लोग है, इलेक्टोरल बोर्ड के बारे में बात करी तो उनका हमें तो कुछ पता ही नहीं। उनका क्यों गिरफ्तार किया, जैसा करेगा वैसे मतलब सही बात यह है कि जैसे मेक इन इंडिया होती है ना, पिंक इंडिया, एक भारत जैसा करनी वैसे बढ़ने के समाचार जो है वो इस वजह से हो रहे हैं कि लॉकडाउन में जो उसकी पार्टी के आदमियों को अंदर करा गया था उसने उसमें कोई एक्शन नहीं लिया, और एक्शन ना लेने पे आज भी वो आदमी बंद है। नहीं, जैसे चीजें सामने आ रही हैं कि जिन जिन चीजों कंपनी के खिलाफ जो रेड हुई, ईडी की, सीबीआई की, लोग तुरंत इलेक्ट्रोल बोर्ड क्यों खरीदे? और जो एक लॉटरी वाली जो कंपनी है उसकी कुल आय 400 करोड़ है और 1300 करोड़ के बॉन्ड, क्या इमेजिन कर सकते हैं आप? देखिए, वो एक ऐसी पार्टी है, एक ऐसी शख्सियत है जिसका नाम है रेड्डी। रेड्डी का नाम इतना ज्यादा मशहूर है कि उसने जो है उसको सरकारी गवाह बना के अरविंद जो एक लॉटरी वाली कंपनी है उसकी कुल आय 400 करोड़ है और उन्हें 1325 करोड़ के बॉन्ड खरीदे। मैं ये तो जांच का विषय जानता, लेकिन अगर सपोज करिए एक आम आदमी है, एक नॉर्मल आदमी है, मेरी आय 200 रुपए है और मैं किसी को 1000 रुपए दे दूं तो ये तो इसमें तो कुछ ना कुछ लगेगा, दाल में काला है ना कदा नहीं। शराब की भी उसकी फैक्ट्री है और उसकी ये इस तरह की भी है, वो बंद भी हो गया था, लेकिन उसने 6000 करोड़ जो है उसमें देके और अपना पीछे छुड़ा लिया, उसको जमानत दी भी है। सुनो, सारी चीजें हमने देखा था कि जैसे निर्वाचन आयोग ने जो है सूचना इसके गठन किया, चुनाव कब होंगे, आचार संहिता लागू हुई, और विज्ञान भवन में जो मैं देख रहा था एक मीटिंग चल रही थी, सब पत्रकारों को, जो बड़े बड़े स्ट्रीम मीडिया के पत्रकार हो, उनको प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की बाकायदा निर्वाचन आयोग ने ये बताने के लिए कि शुचिता बनी रहेगी, सबको बराबर के दर्जे दिए जाएंगे और जितने भी खिलाड़ी हैं इस प्लेटफॉर्म में उन सबको जो है बराबरी का मौका मिले ताकि लोकतंत्र में शुचिता बनी रहे। लेकिन क्या लगता है आपको? मुझे तो नहीं लगता कि वो शुचिता बनी हुई है। जैसे देखते कि कांग्रेस पार्टी के जो खाते जो है पूरे फ्रीज कर दिया, खाते आपने फ्रीज कर दिए हैं तो वो पैसे कहां से निकलेंगे? नहीं, खाते सीज करने का मतलब वही चुनावी प्रक्रिया थी कि ना तो कांग्रेस उसमें से पैसा निकालेगी, ना अपने जो है उसमें चुनाव में खर्चा करेगी। अच्छा, इलेक्टोरल बोर्ड पे इतनी चर्चा बहुत काफी चर्चा हो रही है और चर्चा का विषय भी है कि सुप्रीम कोर्ट में अनकॉन्स्टिट्यूशनल को घोषित कर दिया कि जो पैसा आया है, वैसे सारी पार्टियों को आया, ऐसा नहीं कि खाली बीजेपी को आया, कांग्रेस को आया, टीएमसी को भी आया, बीएसआर को भी आया, सारी पार्टियों को आया। लेकिन डाउट जो है, मान लो आज ईडी की रेट पड़ी, 4 दिन बाद बॉन्ड खरीद लिए, तो कहीं ना कहीं सबके दायरे में है। और दूसरी बात ये कि जनता को कैसे पता चले जब कहते हैं कि जनता जनार्दन जो है वही मालिक है। और देखिए, एक कहावत आपने सुनी होगी, जिसकी लाठी उसकी भैंस, और ये जो कहानी है अब से नहीं 2014 से चली आ रही। वो जो केंद्र सरकार है पूरी हम अपने आप में मजबूत है, उसे जो अच्छा लगता है वो करती है। लेकिन जो लोकतंत्र की जो आत्मा जिसे हम कहते हैं कि 1947 से पहले हजारों करोड़ लोगों ने अपनी जान की आहुति दी थी और इस देश को आजाद, ऐसा नहीं कि सांस तो उस टाइम पे लोग लेते थे, ऐसा नहीं लेते थे, लोग कारोबार भी करते थे, सांस भी लेते थे, सारे कार्य होते थे, लेकिन लगता था कि कहीं ना कहीं हठधर्मी है। देखिए, मैंने अभी भी आपसे कहा जिसकी लाठी उसकी भैंस, ये अभी का नहीं है, ये भारतीय जनता पार्टी का है। पहले भी जो सरकारें आई उनका भी यही ध्येय रहा। अब उनका जो ध्येय था वो इतने चरम सीमा तक नहीं पहुंचा जो ये जो सरकार है इसका चरम सीमा तक पहुंचा। उन्होंने दुरुपयोग किया या सदुपयोग किया, इसमें इनका यही मानना है कि हम जो कर रहे हैं वो ठीक कर रहे हैं।
ऐसा नहीं है सर, दुरुपयोग तो सब, जैसे आपने कहा कि वो बात तो मैं करेक्ट कर दूं, तो दुरुपयोग सबने किया है, लेकिन जो छवि की बात है, जैसे हम कहते हैं हमारे देश में सबसे बड़ा दुनिया के अंदर का सबसे बड़ा तो लोकतंत्र है, 140 करोड़ लोग इसमें हिस्सा लेते हैं। जो पर्व जो है, हाँ, लोकतंत्र का जो पर्व है, सबसे बड़ा त्योहार है, जो उस टाइम हम मनाने जा रहे हैं, वो लोग मना रहे हैं, कहीं ना कहीं लोगों को दुविधा इस बात की है कि सच्चाई सामने क्यों नहीं आ रही। अभी जैसे 10 पार्टियों ने लगभग जो है डिक्लेयर कर दिया कि उनको कितने इलेक्टोरल बॉन्ड मिले, किस किस कंपनी ने कौन कौन से उनको बॉन्ड दिए। हम एक जगह आके मजबूर हो जाते हैं कि मोमडन एक ऐसी पार्टी है कि कहीं किसी मामले में गिनती नहीं आ रही, और अगर आ भी रही है तो उनका सदुपयोग नहीं हो रहा, उनका दुरुपयोग हो रहा। देखो, सन 47 से मैं मानता हूं कि सच ये कि कांग्रेस ने भी मुसलमानों का भला कभी करने की कोशिश नहीं की। वरना एक बात, पिछले, अगर मैं बार बार घूम के बात आती है, इलेक्शन में कैंडिडेट भी नहीं खड़े हो रहे। मैं अगर बात करूं, जैसे सन 1947 के बाद से कांग्रेस बहुत मजबूत थी और काफी असर तक उन्होंने इस देश पे राज भी किया, और डेवलपमेंट भी कहने क्या होगा कि जो आदमी काम करने आता है वो डेवलपमेंट भी करता है, लेकिन इसको हमेशा से टारगेट पे रखा गया। दंगे, मैं बात करूं भागलपुर की, आपको याद होगा मुरादाबाद में ईद का दिन था, किस तरह का मामला हुआ था, उसके अभी तक विवेचना भी नहीं हुई। हाँ, चारों तरफ से घेराबंदी करके घेराबंदी करके उनको डायरेक्ट शूट किया गया था। 3 महीने 24 घंटे का कर्फ्यू रहा, 3 महीने तक रात का कर्फ्यू रहा। आज तक उसकी कोई चार्जशीट नहीं बनी, किसकी गलती थी, क्यों हुआ, कैसे हुआ, ये कांग्रेस ने आज तक बताया ही नहीं। 47, 40, 45 साल होने के बावजूद भी कांग्रेस ने आज तक नहीं बताया कि ऐसा क्यों हुआ था। तो दमन तो पहले भागलपुर ले लो, 2013 के दंगे ले लो, 1992 में कांग्रेस की मुरादाबाद का क्षेत्र जो है मोमडन के हिसाब से काफी बड़ा क्षेत्र है। अच्छा, जो एक आरोप लगा रहे, बार बार आरोप लगा रहे कि सब बीजेपी जो है वो कांग्रेस मुस्लिम कंट्री को नहीं उतारती। अभी मैं दिल्ली की बात करूं तो जेके साहब एक वरिष्ठ आप पत्रकार है, आपको लगभग 15 से 20 साल का तजर्बा है पत्रकारिता का, क्या नहीं उतारना चाहिए? नहीं, देखिए, ये उतारना ना उतारना जो है, केंद्र सरकार को ये लगता है कि जो भी मोमडन इसमें कैंडिडेट आएगा उसका कोई उम्मीद नहीं कि वो कामयाब होगा या नहीं होगा। अच्छा, मेरी बात सुनिए, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। एग्जांपल ये कि 2014-2019 के चुनाव में लोकसभा के हुई ना, आम आदमी पार्टी 7 सीट आ गई, कांग्रेस के साथ दोनों बार 7 की 7 क्लीन स्वीप बीजेपी ने किया है, तो क्यों हार गए? जब उनके सामने कैंडिडेट हिंदू बनाम हिंदू थे और मुस्लिम नहीं थे, तो ये तो मतलब, फिर मैं बात करूं, जब हम लोकतंत्र की हम बात करते हैं तो उसका पैमाना क्या ये कि जाति का आधार पर आप राजनीति करेंगे? देखिए, तो जब से मतलब ये भारतीय जनता पार्टी आई है, जब से जाति के आधार इन लोगों में चर्चाएं हैं, ऐसा देखने को सुनने को मिलता है। हम लोग अपने डायरेक्ट आरोप नहीं लगा रहे, सुनकर बता रहे हैं कि इसी तरह के आरोप सिद्ध हो रहे हैं, लोग बाग लगा रहे हैं कि उनकी जो राजनीति है वो हिंदू मुस्लिम पे ही राजनीति। अरे इनकी भी तो ऐसी ही है। उन्होंने, अच्छा देखिए, एक आदमी दुविधा में, मैं मुस्लिम हूँ, अगर मैं बात करूँ तो एक पार्टी कह रही कि आपका वोट चाहिए नहीं, एक बोल रही कि हमें देना ही पड़ेगा वरना तुम्हारा कुछ नहीं होगा। तो ये तो लोकतंत्र की हत्या है सर। लोकतंत्र इसलिए बनाया गया था ताकि लोग समान विचारधारा के लोग होंगे, एक दूसरे पे विश्वास करेंगे। तो फिर अच्छा, मुस्लिम कैंडिडेट कहाँ जाएगा भाई? क्या उसको जो हिस्सेदारी मिलनी चाहिए वो कैसे मिलेगी? कैसे सुनिश्चित होगा कि लोकतंत्र? इसी आधार की राजनीति जो है आजकल चल रही है। अच्छा, मुस्लिम कैंडिडेट महज एक हार जीत का पैमाना है। अच्छा, मेरी बात सुनिए ना, आप अगर लोग कहेंगे, मुझे हो सकता है लोग कमेंट भी करें इस बारे में लेकर, समाजवादी पार्टी तो मुस्लिमों की पार्टी कही जाती है ना, उनके जब पिताजी थे मुल्ला मुलायम सिंह, लोगों ने कहते थे ना, कांग्रेस भी कहती है कि मुसलमान राजनीति करते हैं। यूपी की 80 लोकसभा की मैं बात करूं तो मैं 4 से 5 सीटें तक डिक्लेयर हुई, 4 सीट। अब एक पार्टी जो कांग्रेस पार्टी जो कह रही थी कि साहब हमने जाति आधारित गणना की, उन्होंने बिहार में किया इस काम को कि जाति के आधार पर गणना की ताकि ये पता लगाया जा सके कि किसकी कितनी मतलब इससे जनगणना में कितनी। वैसे अभी वो चल रही है, उसका रिजल्ट नहीं आया, आगे रिजल्ट पता चल गया कि किनकी कितने, मतलब वो पता चला था कि पिछड़े कितने, अति पिछड़े कितने, ओबीसी कितने और वैसे
तो लेकिन अगर 20% मुस्लिम है, वो कार्यवाही अभी पूर्ण नहीं हो पाई है। अच्छा मेरी बात, और उसका जो विरोध भी कुछ पार्टियों ने किया। अच्छा मैं मान लेता हूँ किया है, लेकिन ये तो मानते हैं कि एग्जैक्ट 20% लगभग आबादी मुस्लिम की यूपी में। हाँ, ये बात मान के चलते हैं, मान के चलते ना। अब 20%, अब ये मान के चलिए कि लोकसभा की 80 सीटें यूपी में आती हैं, लोकसभा की 80 सीट, हाँ 80 कंप्लीट है सर, ये फैक्ट है, 80 सीट है लगभग। 80 सीटों में कितने मोमडन है? हाँ, अगर उनकी 20% थे, आप भी जनता जवाब देगी, कमेंट में जरूर बताइएगा सर। आप बताइए कि मैथमेटिक्स में कि अगर 20% आबादी है, 80 पे 80, तो कितनी मिलनी चाहिए सर? इसके हिसाब से जो है काफी सीट मिलनी चाहिए, 15-16 सीटें मिलनी चाहिए ना। 20 के हिसाब से तो कम से कम 10-12 तो होनी चाहिए। अरे 16 तो मैं 16 की भी छोड़िए, 10-12 तो कम से कम होनी भी चाहिए। है वहाँ पे नहीं, जिस पार्टी की आप बात, जिस लोग वो कहते हैं कि मैं बात तो ये ना चाह रहा, लेकिन सत्यता यही है कि आज तक ये कम्युनिटी जो है लोग इनके बारे में कहा जाता है मुसलमान वालों के दरी बिछाने वाले लोग हैं, जैसे कहते हैं ना कि ब्याह शादी होती है। ये अवैसी जी ने कहा था एक भाषण में कि यहाँ के जो हिंदुस्तान के मुसलमान हैं ज्यादातर दरी बिछाने का ही काम करेंगे, क्योंकि उनके अंदर एकता नहीं। लेकिन हिस्सेदारी की मैं बात करते हैं, ये जो लोग करते हैं ना, जो करते हैं मुस्लिम का क्या है कि सब बीजेपी हराओ, क्यों हराओगे बीजेपी? तुमने ठेका ले रखा है। मैं तो ये मानता हूँ, मेरा पर्सनली मानना है, पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि हमें तो बात नहीं चाहिए हिस्सेदारी कि चाहे हमें बीजेपी को ही क्यों ना वोट देना पड़े, हमें चाहे बीजेपी, वो देश की राष्ट्रीय पार्टी है, हम ये क्यों ना सुनिश्चित करें, हम क्यों ना ये सुनिश्चित करें कि साहब हम इस बार बीजेपी को, चाहे बीजेपी वोट दे, कांग्रेस को दे, ये सुनिश्चित करेंगे कि हमारा जो वैभव है, हमारी जो आत्मरक्षा है, हमारी जो जीवन शैली है, उन सबको संरक्षण वो पार्टी देगी जो हमारा वोट लेगी। देखिए, इसमें कुछ परसेंट के हिसाब से जो कांग्रेस केंद्र सरकार में थी जब तक, उसमें कुछ सीटें मोमडनों को दी गई।